हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और यार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक नई यूनिट को रिवाइज करने वाले हैं। यूनिट का नाम है ऑडिटिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे ऑडिटिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं और इससे हर एग्जाम में जहाँ पे भी इसका सिलेबस होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। तो इस यूनिट को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको एमसीक्यू के थ्रू करें, क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट कि आप उसी तरीके से इस टॉपिक की, इस आपके यूनिट की तैयारी आप लोग कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट हम लोग इस जो यूनिट है उसको रिवाइज करेंगे। मैंने हर एक एस्पेक्ट से, हर एक सब टॉपिक से इसके अंदर आपके लिए एमसीक्यू डाला हुआ है और वही एमसीक्यू इसके अंदर है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। और प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो एमसीक्यूज हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे यूके प्लस से असिस्टेंट अकाउंटेंट के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास अभी मौका है। आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 8394948137। ये नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं और इसके अंदर आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स के जितने भी आपके अपडेटेड सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस इसके अंदर चेंज हुआ है, तो जितने भी आपका सिलेबस अभी है, जितने यूनिट इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, सभी की आपको कंप्लीट वीडियो प्लस पीडीएफ आपको उसके अंदर मिल जाती है। और साथ में इसके अंदर आपको एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड होते हैं और रिविजन्स, हर एक सेक्शन के जो आपके हर एक यूनिट है उसकी रिवीजन वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रिवीजन की जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। तो अभी आप लोग इनरोल कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ऑडिटिंग के अंदर हम लोग समझते हैं। फर्स्ट जो आपका एमसीक्यू है वो रिलेटेड है आपका कि ऑडिटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है। अब देखिए, जब भी बात आती है ऑडिटिंग की तो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है और यहाँ पे होती है प्राइमरी की। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। जब क्वेश्चन में बात होगी ऑब्जेक्टिव की तो देखना जरूर है कि आपको प्राइमरी की पूछी जा रही है या फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग का क्या होता है, ऑप्शन आपके पास में है। डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ फ्रॉड्स कमिटेड बाय द एम्प्लॉइज, एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी, वेरीफाई एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे ऑडिटिंग की, तो यहाँ पे होगा कि एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे एक्सेप्ट सी। तो यहाँ पे लेकिन आपको ध्यान ये देना है प्राइमरी पूछा है या सेकेंडरी पूछा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि एक ऑडिटर क्या होता है, अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरीके से ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उसकी ओपिनियन होती है हमारे ऑडिटिंग के अंदर। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन के जो आपके क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स और वो लास्ट में मैंने आंसर के साथ इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको डाला हुआ है, जो कि मैं अपने पेड स्टूडेंट के ग्रुप में पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। अब यहाँ पे बोला है कौन सा आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है ऑडिटिंग का। एग्जाम में मैं पहले भी बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि ये जो वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जल्दीबाजी के चक्कर में आप लोग नॉट को भूल जाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन की गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इंटीग्रिटी होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बोला है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। तो ये आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की ही होती है, ऑडिटिंग की नहीं होती है। बाकी के जो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी है और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर है वो ऑडिटिंग के द्वारा, ऑडिटर के द्वारा इंश्योर करी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑडिट एविडेंस इज कंसीडर्ड रिलायबल व्हेन इट इज। तो देखिए, जब भी ऑडिटिंग की बात होती है तो ऑडिट ऐसा नहीं कि हवा में किया जाता है। ऑडिट बेस्ड होता है कहीं ना कहीं कुछ एविडेंसेस के बेसिस में, कहीं ना कहीं कुछ आपके जो भी रिलायबल सोर्सेस हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे किया जाता है। और जो भी इसके अंदर आपके ऑब्जर्वेशन निकलते हैं वो भी बैकअप होने चाहिए आपके, किसके बेसिस पे, ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑडिट एविडेंस कंसीडर्ड कब किया जाता है रिलायबल। तो ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम मैनेजमेंट, ऑप्शन गलत है ये। बेस्ड ऑन ऑडिटर पर्सनल अजम्पशन, पर्सनल अजम्पशन नहीं चलता यहाँ पे।
और ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्सेज लिमिटेड टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, सी इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। ऑब्टेन किया होना चाहिए इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्सेज से, इसके अंदर कहीं डिपेंडेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर एन ऑडिटर टू। अब यहाँ पे बोला गया है कि कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्ड होनी चाहिए ऑडिटर की किस किस केस में। डिस्क्लोज क्लाइंट इन्फॉर्मेशन टू कॉम्पिटिटर्स, क्या डिस्क्लोज कर सकता है क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को? नहीं, गलत है ये। शेयर इन्फॉर्मेशन ओनली व्हेन लीगली और प्रोफेशनली रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर लग रहा है, शेयर इन्फॉर्मेशन ओनली लीगली व्हेन लीगली एंड प्रोफेशनली रिक्वायर्ड। ऑप्शन बाकी के भी देख लेते हैं। पब्लिश ऑडिट फाइंडिंग पब्लिकली, नहीं। और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, तो ये भी गलत है। तो जब भी किसी एंटिटी की ऑडिटिंग होती है तो वहां पे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तभी शेयर की जानी चाहिए जब वो रिक्वायर्ड हो लीगली और प्रोफेशनली, राइट। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपने ऑडिट किया और अपनी फाइंडिंग्स को आपने पब्लिकली पब्लिश कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मींस दैट एन ऑडिटर शुड, तो यहाँ पे बोला गया प्रोफेशनल स्केप्टिज्म किसे कहते हैं, क्या होता है इसमें? तो ऑडिटर ऑलवेज अज्यूम मैनेजमेंट इज डिसऑनेस्ट, नहीं ये गलत है। हमेशा ये अज्यूम करके नहीं चलता ऑडिटर कि यहाँ फ्रॉड होगा ही होगा, यहाँ पे मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट होगा ही होगा, ये ऐसा नहीं होता। और ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो अवॉइड रिलाइंग ऑन एनी एविडेंस, तो यहाँ पे देखिए एविडेंस पे रिलाई तो करना ही पड़ेगा, ये भी गलत हो गया। रिजेक्ट ऑल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास में सही आंसर बन जाएगा। मेंटेन ए क्वेश्चनिंग माइंड वाइल इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस, तो हमेशा क्या होता है कि जब भी ऑडिट किया जाता है तो एक क्वेश्चनिंग माइंड होता है ऑडिटर का कि यहाँ पे गलती हो सकती है, यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं जो एरर है उसकी संभावना है, तो उन चीजों पे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे है, ऑडिट प्रोवाइड्स रीजनेबल अश्योरेंस बिकॉज। अब यहाँ पे एग्जाम के अंदर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से आपने समझना है। ये आपका होता है, एक तो रीजनेबल अश्योरेंस होता है, एक आपका आता है एक्यूरेट अश्योरेंस। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है और आपका एक्यूरेट अश्योरेंस क्या होता है। विदाउट गूगल किए अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताएंगे। बाकी ये जो टर्म है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। ऑडिटर एग्जामिन्स ऑल ट्रांजेक्शंस, ऑडिट इन्वॉल्व प्रोफेशनल जजमेंट एंड सैम्पलिंग, ऑडिटर गारंटी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, फ्रॉड डिटेक्शन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो ऑल ट्रांजेक्शन, ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी अगर ऑडिट किया जाता है तो सभी तरह की ट्रांजेक्शन्स को एग्जामिन करना एक ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात भी करेंगे तो ऑडिटर गारंटी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, तो ऑडिटर कभी भी अकाउंट्स की एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, फ्रॉड डिटेक्शन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं है। फ्रॉड डिटेक्शन ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसके अंदर सुधारात्मक या आपके कार्रवाई करना, इसके अंदर आपके जो लूप होल्स हैं उनको देखना, या बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ये सही आंसर आपका बन जाएगा। ऑडिट इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल जजमेंट एंड सैम्पलिंग, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रीजनेबल अश्योरेंस दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विच प्रिंसिपल इंश्योर दैट एन ऑडिटर रिमेन्स फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा आपका ऐसा प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि जो ऑडिटर होता है वो किसी भी इन्फ्लुएंस से दूर रहता है, यानी कि कहीं ना कहीं ऑडिटर क्या है, इन्फ्लुएंस में नहीं रहता, किसी के फ्री रहता है इन्फ्लुएंस से। ऑप्शन है फर्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी या ऑब्जेक्टिविटी। तो सीधा सीधा इसका आंसर आपके लिए बन जाएगा इंडिपेंडेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता है एक ऑडिटर का जो कि किसी के प्रभाव में नहीं आता है, ना मैनेजमेंट के, ना अदर पर्सन के, ना एक्सटर्नल सोर्सेस के। वो जो उससे वहां पे फाइंडिंग्स मिलती है उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइज विथ। तो यहाँ पे बोला गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या ऑडिटर की होती है? नहीं, इंटरनल ऑडिटर की नहीं होती है, शेयर होल्डर्स की भी नहीं होती है, किसकी होती है? ये मैनेजमेंट की होती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, ये पीवाईक्यू पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, इनको आपने ध्यान रखना है जहां पे एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको पता है वहां पे माहौल ऐसा होता है, वहां पे आपके पास में टेंशन होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं वहां पे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी नहीं है, तो मीडियम टू
आपके कहीं न कहीं मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन इसके अंदर आपको रखे गए हैं, तो उसको आपको ध्यान से करना है। घर पे आके सबके आंसर सही हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर करेंगे आप, वहाँ पे आपके 70 मार्क्स आएँगे। घर पे वही क्वेश्चन पेपर री-अटेम्प्ट करेंगे तो आपके कहीं न कहीं 80-90 मार्क्स बन रहे होंगे। तो इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 9th है, ऑडिट प्लानिंग मेनली हेल्प्स द ऑडिटर टू, ऑडिट प्लानिंग ऑडिटर्स की किस में हेल्प करता है? एलिमिनेटिंग ऑल ऑडिट रिस्क, परफॉर्म ऑडिट is an efficient and effective manner, prepare accounts of a company, avoid communication with management। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर बी है। जब भी ऑडिट प्लानिंग की बात होती है, ऑडिट प्लानिंग किस चीज में हेल्प करती है, तो ऑडिट कहीं ना कहीं एफिशिएंट रहे, इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म किया जा सकते हैं, इसके लिए पहले से प्लानिंग की जाती है ऑडिट प्लानिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट स्ट्रेटेजी डिटरमाइन, ऑडिट ऑडिट की स्ट्रेटेजी क्या डिटरमाइन करती है? डिटेल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ओवरऑल स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, सैलरी ऑफ ऑडिट स्टाफ या प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर एक तो आपका ओवरऑल स्कोप आता है, ऑडिट का क्या स्कोप है, टाइमिंग क्या रहेगी, कब से कब तक का आपका ऑडिट रहेगा, और डायरेक्शन क्या क्या है, ऑडिट किस तरीके से किया जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मटीरियलिटी इन ऑडिटिंग रेफर्स टू, मटीरियलिटी देखिए क्या होता है इसके अंदर। जब भी ऑडिटिंग करी जाती है तो देखा जाता है कि कौन कौन से कितना फैक्टर ऐसा है ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके ओपिनियन को कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको हम लोग मटेरियलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंसिंग यूजर्स डिसीजंस। तो यहाँ पे यूजर के डिसीजन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम मटेरियलिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए, ये जो वर्ड है इसको आपने ध्यान रखना है, ये वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ऑडिट रिस्क कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम ऑडिट की बात करते हैं अलग अलग रिस्क की बात होती है। इन सभी चीजों की मैंने डिटेल में जो पेड कोर्स के अंदर आपको दिया गया है लेक्चर, उसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया है सभी चीजों के बारे में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ऑडिट रिस्क कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास में ऑडिट रिस्क के अंदर कौन कौन से रिस्क होते हैं। तो देखिए, एक रिस्क तो आपका इनहेरेंट रिस्क रहता है, एक कंट्रोल रिस्क होता है और एक डिटेक्शन रिस्क रहता है। तीन तरह के ये रिस्क इसके अंदर ऑडिटिंग के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व्स। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ये आपसे पूछा गया है। फिजिकल वेरिफिकेशन ओनली। सेकंड ऑप्शन है आपके पास में, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ दी वाउचर्स। चौथा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करने का काम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है यहाँ पे टेस्ट चेकिंग। जब भी हम बात करते हैं टेस्ट चेकिंग की, तो टेस्ट चेकिंग क्या होती है? चेकिंग ऑल ट्रांजेक्शन नहीं, ये गलत है। इग्नोरिंग स्मॉल ट्रांजेक्शन ऑप्शन सी भी गलत है, और चेकिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन ये भी गलत है। तो टेस्ट चेकिंग वो होता है जहां पे हम लोग कहीं ना कहीं कुछ सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स को सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि सभी तरह के 100% जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं उनको चेक करना, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं सैम्पलिंग इसके अंदर की जाती है कि सैम्पलिंग के बेसिस पे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स को सेलेक्ट किया जाता है जो कि रिस्क असेस्ड होते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं टेस्ट चेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15th, कंटिन्यूअस ऑडिट इज मोस्ट सुटेबल फॉर। देखिए, कंटिन्यू ऑडिट का अलग अलग तरह के होते हैं ऑडिट, जहाँ पे आपके इंटरनल ऑडिट होता है, फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट होता है, कंटिन्यूअस ऑडिट होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, बहुत सारे स्टेट्यूटरी ऑडिट होते हैं, इंटरिम ऑडिट्स होते हैं, बहुत सारे तरह के ऑडिट्स होते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑडिट बोला है, तो कंटिन्यूअस ऑडिट वो ऑडिट होता है जो आपका थ्रू आउट चलता रहता है। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ये होता है हमारे लिए जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपके बैंक हो गया, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके हो गए, या आपके कोई सोसाइटीज हो गई, तो जहाँ पे आपका बहुत सारा लेन देन होता है डेली डेली बेसिस पे, तो वहां पे आपका कंटिन्यूअस ऑडिट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंडक्टेड। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? आपका है, वॉलंटरली बाय द मैनेजमेंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ ओनली फॉर इंटरनल पर्पसेस बाय एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस। तो जब भी आप बात आती है स्टैट्यूटरी ऑडिट की, तो ये लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड होता है।
जैसा आपका स्टैट्यूट से बना हुआ ना, स्टैट्यूटरी, तो स्टैट्यूट से जो है तो कहीं ना कहीं वो लॉ से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। ये रिक्वायर्ड होता है लॉ के द्वारा और ये कंपलसरी होता है करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है इंटरिम ऑडिट से। इंटरिम ऑडिट किसे कहते हैं? आफ्टर लिक्विडेशन, बिफोर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, आफ्टर 5 years, ओनली ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो एंटरिम ऑडिट जो होता है उस ये जो ऑडिट होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में जो आपको दिख रहा है ऑप्शन, बिफोर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जब भी अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड होता है, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च को क्लोज होता है ना, तो उससे पहले जो ऑडिट कराया जाता है उसको हम लोग एंटरिम ऑडिट कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है 18th क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑडिट मेनली एग्जामिन्स। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या एग्जामिन करता है? अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस या फिर टैक्स कैलकुलेशन ओनली। तो अगर बात करें मैनेजमेंट ऑडिट की तो ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को चेक करता है मैनेजमेंट के कि कैसे डिसीजन मेकिंग करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके अंदर है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पे बताया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में है, इन्वेस्टिगेशन डिफर्स फ्रॉम ऑडिट बिकॉज इन्वेस्टिगेशन। देखिए जब भी बात होती है हमारे किसी भी एक सीक्वेंस की, तो याद रखना जहां पे आपकी अकाउंटिंग एंड होती है तो वहां पे आपका ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। जहां पे आपकी अकाउंटिंग एंड होगी तो वहां पे ऑडिटिंग स्टार्ट होगी, और जहां पे आपकी ऑडिटिंग एंड होती है वहां उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन चलती है। तो ये बात को आपने ध्यान रखनी है। इन्वेस्टिगेशन डिफर्स फ्रॉम ऑडिट बिकॉज इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑलवेज कवर्स ऑल कंपनीज, या बोला गया है इज कंडक्टेड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, या डज नॉट रिक्वायर्ड एविडेंस, या इज कंपलसरी अंडर कंपनीज एक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही आंसर बनेगा, इज कंडक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। जब भी आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए कंडक्ट करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20th, गवर्नमेंट ऑडिट इज इंडिया सॉरी गवर्नमेंट ऑडिट इन इंडिया इज प्राइमरली कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ। बोला गया है कि जो गवर्नमेंट ऑडिट होता है आपका इंडिया के अंदर वो किस अथॉरिटी के अंदर कंडक्ट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है आपका सीएजी ऑफ इंडिया, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21वां, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज डिजाइन टू। तो बोला गया है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया जाता है किस चीज के लिए? क्या ये रिप्लेस करता है एक्सटर्नल ऑडिट को? नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं। डी आपका है इंक्रीज टैक्सेशन बर्डन, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही आंसर बनेगा, प्रोवाइड करता है रीजनेबल अश्योरेंस रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर ऐसे काम करता है। अब बात आती है इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है? तो इंटरनल चेक का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज वेयर वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो आपका होता है इंटरनल ऑडिट, एक इंटरनल ऑडिट हो गया। एक आपका होता है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, और एक होता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल चेक। तो ये कुछ हमारे टर्मिनोलॉजी होती है जिसको आपने समझना है। इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल वाला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट तो आपका ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। इंटरनल चेक का मतलब होता है इसके अंदर हम ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिसमें कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का काम चेक करेगा, और गलत होगा तो वहीं पे वो कहीं ना कहीं एरर फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे आईडीज होती हैं, कहीं पे आईएफएमएस जब चलता है या कोई भी अगर कहीं पे ट्रांजेक्शन होती है वहां पे 2 से 3 आईडीज होती हैं। जहाँ पे हम लोग चेकर और मेकर आईडी की बात करते हैं, ऑपरेटर होता है, चेकर मेकर, इस तरह से 3 आईडियां होती हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है, ऑपरेटर वो बिल को यहाँ पे बनाता है, उसके बाद वो आपके पास में मेकर के पास चले जाएगा, और फिर आपके पास में या मेकर बिल को बनाएगा फिर ऑपरेटर के पास चला जाएगा, और फिर आपके पास में लास्ट में चेकर के पास जाता है, तो वो फाइनल वहां पे अप्रूव करता है। इन 3 चेक पॉइंट से अगर बिल अप्रूव हो गया तो कहीं ना कहीं मतलब उसके अंदर एरर की पॉसिबिलिटी कम है। अगर इसके बीच में कहीं पे एरर होगा तो वहीं पे पता लग जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक फ्रॉड या फिर आपके एरर है उसकी डिटेक्शन इजी हो जाती है। इसको इंटरनल चेक हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हेल्प्स इन। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी किसमें हेल्प करता है? इंक्रीजिंग फ्रॉड अपॉर्चुनिटी, रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, या एलिमिनेटिंग ऑडिट रिक्वायरमेंट, या इंक्रीजिंग टैक्सेशन। तो सीधी सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया, तो रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स,
तो ये इंटरनल चेक जो है एक सेग्रीगेशन ही है ड्यूटीज का, जिसके अंदर एक काम को अलग अलग लोग चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल ऑडिट इज मेनली कंसर्न विद। तो इंटरनल ऑडिट किससे कंसर्न होता है? इंडिपेंडेंट इवेल्यूशन ऑफ इंटरनल ऑपरेशंस, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न या गवर्नमेंट अप्रूवल। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सही हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेल्यूशन होता है इंटरनल ऑपरेशंस का। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है आपके पास में, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिड्यूसेस। तो क्या रिड्यूस करता है? एक हमारे पास में अगर स्ट्रॉन्ग आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो वो रिड्यूस करता है किस चीज को? ऑडिट रिस्क को, ऑडिटर इंडिपेंडेंस को, या मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बन जाएगा, ऑडिट रिस्क को ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर इज यूज्ड बाय द ऑडिटर टू। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चनर बनाई जाती है। तो इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो क्वेश्चनर होती है वो क्या इवेल्युएट करती है? कैलकुलेट करती है प्रॉफिट को? नहीं। इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हाँ सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट प्रोग्राम कंटेन्स। तो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होता है? लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर अपॉइंटमेंट लेटर, या फिर टैक्स कैलकुलेशन सीट। तो प्रोग्राम की जब बात होती है तो प्रोग्राम के अंदर लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, तो इसके अंदर कैसे ऑडिट परफॉर्म किया जाना है उसका कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑडिट वर्किंग पेपर आर प्रॉपर्टी ऑफ। देखिए ऑडिट वर्किंग पेपर किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी बात होती है ऑडिट वर्किंग पेपर की तो वो हमेशा ऑडिटर की ही प्रॉपर्टी होती है, ऑडिटर ने ही उसको संभाल के रखने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लायंस प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू वेरीफाई। जब भी ऑडिट होता है उसके बाद जो कंप्लायंस मॉड्यूल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंप्लायंस प्रोसीजर किसके लिए डिजाइन किया जाता है, क्या वेरीफाई करने के लिए? कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखेगा कंप्लायंस विद द प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसीज एंड कंट्रोल। तो जो प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसीज और कंट्रोल थे उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसका परिपालन हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये कंप्लायंस प्रोसीजर्स यहाँ पे बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स आर परफॉर्म टू। तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर कब परफॉर्म किया जाता है? टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओनली, डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या अपॉइंट एम्प्लॉइज प्रिपेयर अकाउंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा, डिटेक्ट करना मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा आपका कहीं ना कहीं फ्रॉड या फिर एरर जो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है तो उसको हम मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाउचिंग। जब भी बात होती है ऑडिटिंग की तो बाउचिंग हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो बाउचिंग कहीं ना कहीं ऑडिटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स मेनली रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके एसेट के वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आप लोग चेक करेंगे इसके अंदर। ऑनरशिप एग्जिस्टेंस या वैल्यूशन, ओनली फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑनरशिप, या फिर परचेस प्राइस को। तो सीधी सी बात है हम लोग देखेंगे कि उस स्पेसिफिक एसेट की क्या ऑनरशिप आपके पास है। अगर ऑनरशिप है तो क्या वो एग्जिस्ट करती है, उसके फिजिकल वेरिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे। और उसके वैल्यूएशन पे जाएंगे, उसके बिल बाउचर्स वगैरह देखेंगे, बाउचिंग करेंगे उसकी, सो दैट कि हम उसको वेरीफाई कर पाए कि वो आपकी जो एसेट परचेज करी गई है वो सही रेट पे करी गई है। तो ये तीनों चीजों को चेक करना होता है जब भी हम लोग एसेट की वैल्यूएशन को यहाँ पे, वेरिफिकेशन को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं ऑडिट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है बाउचिंग ऑफ कैश रिसिट मेनली इंश्योर। तो जो कैश रिसिट होती है उसकी बाउचिंग कहाँ क्या इंश्योर करती है? ऑल रिसिट्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, कैश बैलेंस इज इंक्रीज, एक्सपेंसेस आर रिड्यूस्ड, प्रॉफिट इज मैनिपुलेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा कि सभी तरह के जो रिसिट्स हैं वो प्रॉपर्ली यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है द ऑडिटर शुड वेरीफाई डेप्रिसिएशन बिकॉज। तो डेप्रिसिएशन को कहीं ना कहीं वेरीफाई करना होता है, तो वो क्यों करना होता है? इट अफेक्ट्स प्रॉफिट एंड एसेट वैल्यूएशन, इट इंक्रीजेस कैश, इट अफेक्ट्स ओनली लाइबिलिटी, या फिर इट इज इरेलीवेंट फॉर ऑडिट। तो सीधी सी बात है जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो वो एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तभी उसकी एक्चुअल वैल्यू पता लगेगी, नहीं तो वो आपका ओवर जो है सॉरी प्रॉफिट जो है ओवर स्टेटेड दिखाएगा और गलत वैल्यू दिखाएगी आपकी एसेट की, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लगा के हम लोग देखेंगे तो एक्चुअल वैल्यू लगेगी, अदरवाइज वो आपकी यहाँ पे गलत वैल्यू शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है इट अफेक्ट्स प्रॉफिट एंड एसेट वैल्यूएशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी इंश्योर। तो जब भी वेरिफिकेशन किया जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, लायबिलिटीज के केस में क्या होता है, क्या इंश्योर करता है वेरिफिकेशन? ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ ऑब्लिगेशन। जो भी आपके ऑब्लिगेशंस हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं है, और उसमें कितनी एक्यूरेसी है, ये यहाँ पे लायबिलिटीज की वेरिफिकेशन में चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज इनवॉइस इज एग्जांपल ऑफ। तो परचेज इनवॉइस किस तरह का आपका वाउचर है? प्राइमरी वाउचर है, सेकेंडरी वाउचर है, ओरल एविडेंस है, या फिर ऑडिट रिपोर्ट है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका ये प्राइमरी वाउचर होता है। जब भी हम इनवॉइस की बात करें, क्योंकि परचेज इनवॉइस आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में मिलेगा, तो वो प्राइमरी वाउचर के फॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इज गवर्न अंडर। अब जब बात करी जाती है इन सेक्शंस की, तो ये सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ध्यान रख लेना। सेक्शंस आपके अलग अलग हैं, जितने आपके ज्यादा पूछे जाने की संभावना है उसके सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। तो इन सेक्शंस को आपको अच्छे से याद कर लेना है, किस सेक्शन के अंदर अपॉइंटमेंट होती है, किस सेक्शन के अंदर रेम्यूनरेशन दिया जाता है, किस सेक्शन के अंदर किसी ऑडिटर को हटा सकते हैं, किस सेक्शन के अंदर उसके राइट एंड ड्यूटीज हैं, और किस सेक्शन के अंदर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड में मीटिंग में वो यहाँ पे प्रतिभाग कर सकता है। तो स्पेशल उसके क्या राइट्स हैं, तो सारे सेक्शंस अलग अलग डिफाइंड हैं। ये सारे सेक्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सेक्शंस का, अपॉइंटमेंट कैसे करी जाती है? तो 139 सेक्शन जो आपका है, वहां पे आपकी ये अपॉइंटमेंट की जाती है ऑडिटर्स की। इसको आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म रिक्वायर अप्रूवल ऑफ। अगर उसकी टर्म जो कि कहीं ना कहीं 5 साल का टर्म होता है एक ऑडिटर का, तो वो उससे पहले अगर उसको रिमूव करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर सी है शेयर होल्डर्स थ्रो स्पेशल रिजोल्यूशन विद प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। तो ये एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। इसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ओनली नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ऑडिटर हिमसेल्फ भी नहीं, तो शेयर होल्डर्स कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी के केस में अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसके जो रियल ओनर होते हैं वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर्स के थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, जो कि आपके प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स के थ्रू यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन इज जनरली फिक्स्ड बाय। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो ऑडिटर्स के रेम्यूनरेशन को कौन फिक्स करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉय, क्रेडिटर्स या इंटरनल ऑडिटर? तो सीधी सी बात है, इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही आपके ऑडिटर्स के रेम्यूनरेशन को फिक्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद द। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 क्या किससे डील करता है? ऑडिटर्स एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, ऑडिटर्स रिमूवल, कॉस्ट ऑडिट या ऑडिट रिपोर्ट? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर सही है। ऑडिटर्स की एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन में आपका 141 सेक्शन अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम टर्म ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर इन ए कंपनी। तो सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया 5 ईयर्स का इनका टर्म होता है। अगर इससे पहले इनको रिमूव करना है तो उसमें आपको शेयर होल्डर्स के द्वारा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना होगा, और नॉर्मली मैक्सिमम टाइम पीरियड 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज एप्लीकेबल अंडर। तो रोटेशन होते रहना चाहिए ऑडिटर्स का, सो दैट कि आपकी रिलायबिलिटी और जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है वो यहाँ पे बनी रहे। तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 में ये व्यवस्था दी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाता है। ऑडिटर्स राइट टू असेस बुक्स एंड बाउचर इज प्रोवाइडेड अंडर। तो ऑडिटर को राइट है कि वो आपके कंपनीज के बुक्स एंड बाउचर को यहाँ पे देखे, तो वो राइट दिया गया है सेक्शन 143 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटर इज पनिशेबल फॉर कंट्रोवेंशन ऑफ प्रोविजन अंडर। तो यहाँ पे अगर कोई किसी चीज में आपके कहीं ना कहीं कन्विक्टेड होता है आपका ऑडिटर, तो उस केस में उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। वो पनिशमेंट किस सेक्शन के अंदर है? तो सेक्शन 147 में ये यहाँ पे प्रोविजन किया गया है कंपनीज एक्ट के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रिपोर्ट से रिलेटेड ओपिनियन की बात करते हैं। तो क्वालिफाइड ओपिनियन इज इश्यूड व्हेन। तो कब यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन इश्यू की जाती है? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें अलग अलग ओपिनियन की, तो क्वालिफाइड ओपिनियन भी होती है, अनक्वालिफाइड या अनमोडिफाइड ओपिनियन भी होती है, और इसके अलावा हमारा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी होता है, और आपका एडवर्स ओपिनियन भी होते हैं। तो 4 तरह के इसके अंदर रिपोर्ट्स होते हैं, जिसमें कि कहीं ना कहीं आपके अलग अलग ओपिनियन होते हैं ऑडिटर के। तो यहाँ पे बात करी गई है क्वालिफाइड ओपिनियन की। अब इसके नाम से बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे कि क्वालिफाइड ओपिनियन तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल क्लीन रिपोर्ट है,
यहाँ पे किसी भी तरह का कोई आपका मिस स्टेटमेंट नहीं है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है। बट ये ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लीटली रॉन्ग, तो रॉन्ग भी नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीटली रॉन्ग भी हम इसको नहीं कह सकते हैं। और अगर दूसरा बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो यहाँ पे दिया गया है मिस स्टेटमेंट इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव, ऑडिटर हैज नो एविडेंस एट ऑल, या अकाउंट्स आर परफेक्ट। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सही आंसर आपका बनेगा, याद रखना क्वालिफाइड ओपिनियन में, ये है मिस स्टेटमेंट इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें छोटी-मोटी गलती है जो कि आपकी परमानेंट नहीं है। मतलब ये होल एज़ ए होल इफ़ेक्ट नहीं कर रही है। ये किसी एक सिंगल या 1-2 ट्रांज़ैक्शंस को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर रही है, जिसको आपका रेक्टिफ़ाई किया जा सकता है। तो इसको क्वालिफ़ाइड ओपिनियन हम लोग कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें सुधार कर लिया आपने 2-4 चीज़ों में, तो आपकी कहीं न कहीं इसके अंदर रिपोर्ट आपकी सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो इसको हम क्वालिफ़ाइड ओपिनियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन इंडिकेट करता है किस चीज को? तो ऑप्शन नंबर आपका बी दिखेगा आपको, रीजनल अश्योरेंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रीजनेबल अश्योरेंस को कहीं ना कहीं शो करता है ट्रू एंड फेयर व्यू, जब भी हम रिपोर्ट की बात करते हैं ऑडिटर्स की। ओके, नेक्स्ट आता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड व्हेन। तो जब भी बात होती है ना ऑडिटर की, एक ऑडिटिंग की, ऑडिटर्स की रिपोर्ट की, तो उसके अंदर एक टर्म आता है जिसको एम्फेसिस ऑफ मैटर कहते हैं। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर का मतलब होता है जब भी किसी ऑडिटर को कोई ऐसी चीज को एम्फेसिस करना होता है जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो उसके मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी नजर में लाना बहुत जरूरी है। तो ऑडिटर वांट्स टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट मैटर ऑलरेडी डिस्क्लोज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑडिट प्राइमरली वेरीफाइज। तो कॉस्ट ऑडिट क्या यहाँ पे प्राइमरली वेरीफाई करता है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, या ओनली इनकम टैक्स रिटर्न, शेयर कैपिटल, कैश बैलेंसेस। तो ये कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं यहाँ पे वेरीफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टैक्स ऑडिट इज इंडिया इन इंडिया इज कंडक्टेड अंडर। तो टैक्स ऑडिट किस एक्ट के अंदर यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। तो कंपनीज एक्ट में नहीं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, यस। ये टैक्स ऑडिट जो है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत यहाँ पे आपका गवर्न होता है और इसके अंदर कंडक्ट किया जाता है। तो चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पे रिसेंट ऑडिटिंग ट्रेंड इंक्लूड्स। तो यहाँ पे देखेंगे रिसेंट ऑडिटिंग के अंदर क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख जाएगा यहाँ पे यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑडिट टूल्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है। डेटा एनालिसिस जो है वो अच्छे अच्छे जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उसके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये आपका रिसेंट ट्रेंड के अंदर यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन से हमने यहाँ पे इसको रिवीजन किया है, और इसके आई होप सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करे होंगे इन क्वेश्चंस ने। तो ये जस्ट आपका एक रिवीजन था, क्विक रिवीजन था, जिससे आपको इसके लिए आपको ऐसा है कि आपको प्राइमरली जो नोट्स हैं या फिर जो क्लासेस हैं उसको तो अटेंड करना ही पड़ेगा। अगर उसको अटेंड किया है तो उसके बाद आप इसको अच्छे से देख पाएंगे, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगी। सभी चीज़ें जो पहले पढ़ी हुई हैं वो आपके यहाँ पे दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी, और कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें पढ़नी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसके लास्ट में मैंने इसके आंसर्स और जो आपके एक्सप्लेनेशन है उसको भी डाला हुआ है, उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए जिसको आप क्वेश्चन वगैरह देखने हैं आंसर्स, तो यहाँ पे हैं ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है बात। तो ये हमारा ऑडिटिंग से रिलेटेड जो रिवीजन वीडियो थी वो थी। बाकी के जो पेड कोर्स के अंदर हमने सभी तरह के जो यूनिट्स हैं उसको हम धीरे-धीरे कवर कर रहे हैं। 2-3 यूनिट जो नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद धीरे-धीरे हम लोग आगे को जो बाकी की 2 यूनिट हैं उनको भी कवर करेंगे। तो ये था आपका हमारा यहाँ पे ऑडिटिंग का पार्ट। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।